हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एससीसी कोर्स के अंतर्गत, इसके लिए एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा। हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 के बारे में। ये यूनिट 3 का पार्ट 1 है। यूनिट 3 को आप देखेंगे तो आपको दो भागों में वो यूनिट ही बटा हुआ मिल जाएगा, भाग 1 और भाग 2। तो ये उसका भाग 1 है। भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष, जब भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि सिनेमा देखने में जो शुरुआत हुई उसके बारे में ये चैप्टर है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत, इन फिल्मों का बड़े पैमाने पर यूरोप याद किया जाता है, परंतु युद्ध के कारण फिल्में बनाना बंद हो गई और इनका आयात भी रुक गया। तो शुरुआत में जो भारतीय सिनेमा था, मतलब आप कह सकते हैं कि सिनेमा देखने के लिए अभी तक भारत में अपनी फिल्में नहीं बनाई जा रही थी। ठीक है, अपनी जो भारत की जो अपनी फिल्में हैं वो तो बाद में बनना शुरू हुई। उससे पहले जो सिनेमा दिखाया जाया करता था, वो सिनेमा दिखाया जाया करता था यूरोप के द्वारा। यूरोप से फिल्मों को यहाँ आयात किया जाता था बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, और यहाँ के जो सिनेमा है, हॉल्स हैं, उनमें दिखाया जाता था। तो क्या हुआ, युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो फिल्मों का आयात था वो रुक गया। लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए हॉलीवुड की फिल्में भारत में प्रदर्शित की जाने लगी। इसका मतलब था कि ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकन सिनेमा भारतीय सिनेमा पर हावी हो गया। कोलकाता स्थित मदन थिएटर्स द्वारा 90% आयातित फिल्में अमेरिका से आई थी। तो अब क्या हुआ, युद्ध के कारण यूरोप से फिल्में आना बंद हो गई और यूरोप के बाद अमेरिका की जो हॉलीवुड मूवीज थी वो यहाँ पे आने लग गई। मतलब कि 90% मदन थिएटर्स में, जो कि कोलकाता में स्थित है, उस थिएटर में 90% जो मूवीज को दिखाया गया, आयात करके जो दिखाया गया, वो थी हॉलीवुड मूवीज, मतलब अमेरिका से आई हुई। इन फिल्मों ने ब्रिटिश सरकार के लिए एक आर्थिक चिंता भी पैदा कर दी थी। भारतीय सिनेमा का इतिहास 19वीं शताब्दी से पहले का है। 1896 में ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा शूट की गई फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो शूट की गई पहले फिल्म का जो प्रदर्शन था वो मुंबई में किया गया था, जो कि ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा 1896 में शूट की गई थी। लेकिन वास्तव में सिनेमा का इतिहास तब बना जब लोकप्रिय हरीशचंद्र सखाराम भाटवेकर को सावेदादा के रूप में जाना जाता था। ल्यूमिनर ब्रदर्स की फिल्म के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने इंग्लैंड से एक कैमरा मंगवाया। मुंबई में उनकी पहली फिल्म हॉकिंग गार्डन में शूट की गई, जिसका नाम द रेसलर के रूप में रखा गया था। आप देखिए इसको समझ कि जो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है, आपको आपने सुना होगा उस फिल्म के बारे में, वो भारत की पहली फिल्म नहीं है। ठीक है, पहली मूक मूवी नहीं है, मतलब मूक फिल्म नहीं है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, उससे पहले भी फिल्म बनी जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो अब देखें तो भारत का जो फिल्मी इतिहास है वो सबसे पहले शुरू किया गया हरिश्चंद्र सखाराम भाटवेडेकर के द्वारा। ठीक है, जिसको सावेदादा के रूप में भी जाना जाता था। तो उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स की फिल्म देखी और उससे काफी ज्यादा प्रचलित हुए। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से एक कैमरा मंगाया और पहली जो फिल्म शूट की गई, द रेसलर्स। ठीक है, द रेसलर, इस फिल्म के अंतर्गत कुश्ती दिखाई गई थी दो रेसलर की। ठीक है, जो कुश्ती लड़ते हैं उन व्यक्तियों की कुश्ती दिखाई गई थी। यह एक कुश्ती मैच की सरल रिकॉर्डिंग थी, जिसे 1899 में प्रदर्शित किया गया और भारतीय फिल्मी उद्योग का पहला चलचित्र भी माना गया। मतलब पहला चलचित्र, मतलब पहला सिनेमा माना गया भारतीय सिनेमा का। इससे पहले हम लोग जो फिल्में देखा करते थे वो कहाँ की हुआ करती थी, वो बाहर की हुआ करती थी। यूरोप से आई थी कोई फिल्में, कोई अमेरिका से आई थी, परंतु भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी द रेसलर, ना कि राजा हरिश्चंद्र। परंतु राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुई। द रेसलर मूवी आप देखेंगे तो आपको केवल एक कुश्ती का मैच देखने को मिलेगा, जो कि आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। वहीं द राजा हरिश्चंद्र फिल्म की बात करें तो वो एक कंप्लीटली मूवी बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें रोल प्ले किया गया था काफी अच्छे प्रकार से। तो बॉलीवुड की शुरुआत की बात करें तो भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहेब फाल्के, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। तो आप इसको काफी अच्छे से याद रखिए कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। सन 1913 में प्रदर्शित हुई मूक फिल्म, मतलब ध्वनि रहित, ऐसी फिल्में जिनमें आवाज नहीं आती उनको मूक मूवी कहा जाता है या मूक फिल्म कहा जाता है, होने के बावजूद इसे व्यावसायिक सफलता मिली। तो दादा साहेब फाल्के की जो पहली फिल्म थी वो थी
राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब केवल निर्माता नहीं थे बल्कि निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, संपादक, मेकअप कलाकार और कला निर्देशक भी थे। जो दादा साहेब फाल्के थे वो अपनी फिल्म में सारे के सारे काम करते थे, मेकअप से लेके कैमरामैन, कास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सारी काम उन्होंने ही करे। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र नहीं थी, जिसे 1914 में लंदन में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहेब फाल्के ने 1913 से 18 में 23 फिल्मों का निर्माण किया और संचालन किया। भारतीय सिनेमा उद्योग की प्रारंभिक वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में भी तेज नहीं थी। ठीक है, तो आप देखिए कि राजा हरिश्चंद्र से पहले भी द रेसलर मूवी आई, परंतु एक प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म है ना, उसको पहले भी मान लेते हैं लोग और क्या कहते हैं कि यार फेमस भी, क्योंकि फेमस तो थी, द रेसलर से काफी ज्यादा फेमस थी। उसके बाद 14 से मतलब 13 से 18 तक दादा साहेब फाल्के ने 23 फिल्मों का निर्माण किया और उन्हें प्रस्तुत किया। भारतीय फिल्मी जो उद्योग था वो हॉलीवुड की तुलना में इतना ज्यादा तेज नहीं था, जितना कि हॉलीवुड ज्यादा फेमस हुआ था उतना ज्यादा जो बॉलीवुड था वो फेमस नहीं हुआ था। 1920 के दशक की शुरुआत में कई नई फिल्में का निर्माण किया गया, कंपनी उभर कर सामने आई। 20 के दशक में महाभारत और रामायण पौराणिक ऐतिहासिक तथ्यों पर एपिसोड के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा, लेकिन भारतीय दर्शकों ने हॉलीवुड की फिल्में, विशेष रूप से एक्शन फिल्मों का स्वागत किया। अब क्या हुआ 1920 के दशक में, जो नई फिल्मों के कलाकार, मैं कलाकार कह सकते हैं, नई फिल्मों के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग काफी ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, नए नए आप कह सकते हैं कि फिल्में बनाई जाने लगी। उसके बाद जो सबसे फेमस हुई भारत में वो महाभारत और रामायण थी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है उसमें रही। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बॉलीवुड की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो 1913 में प्रदर्शित हुई। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र से पहले भी द रेसलर मूवी बनाई गई थी, परंतु वो एक शॉर्ट मूवी थी, उसको मूवी के तौर पर नहीं माना जाता। ठीक है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि वो भारत की पहली फिल्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक प्रकार से भारत की पहली फिल्म वही थी, क्योंकि पहले ही सबसे पहली से शूट किया गया, उसके बाद उसे प्रदर्शित किया गया। परंतु लंबी फिल्म के तौर पर देखें तो राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म है जो कि लंबी थी। ठीक है, और इतनी ज्यादा प्रचलित हुई, तो इसे 1913 में प्रदर्शित किया गया। मूक फिल्म मतलब ध्वनि रहित ऐसी फिल्में जिनमें आवाज नहीं होती होने के बावजूद भी इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता मिली। दादा साहेब फाल्के केवल निर्माता नहीं बल्कि निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, संपादक, मेकओवर, कलाकार निर्देशक भी थे। तो दादा साहिब फाल्के ने अपनी फिल्म में सारे के सारे काम करे, क्योंकि उस समय इन कामों को करने का लोगों के पास मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि उनको क्या करना है। उस प्रकार से भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1914 में लंदन में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, 13 में भारत में और 14 में लंदन में इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया। हालांकि भारतीय सिनेमा की सबसे पहली प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहेब फाल्के 1913 से 18 के बीच में 23 फिल्मों का निर्माण किया और संचालन किया। 13 से 18 के बीच में दादा साहेब फाल्के ने तकरीबन 23 फिल्मों का निर्माण किया और उनका संचालन भी किया। मतलब काफी बड़े स्तर पर फिल्मों का निर्माण किया जा रहा था उस समय। भारतीय फिल्म उद्योग का प्रारंभिक वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में तेज नहीं थी। तो जिस प्रकार से हॉलीवुड इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, उस प्रकार से भारतीय सिनेमा नहीं था, परंतु फिर भी लोग भारतीय सिनेमा को देखते थे। 1920 के दशक की शुरुआत में कई नई फिल्म निर्माण करने वाली कंपनियां उभर कर सामने आई। ठीक है, तो जो फिल्म प्रोडक्शन की जो कंपनी थी 1920 के दशक में, ये कंपनियां बहुत बड़े स्तर पर सामने आई। 20 के दशक में महाभारत और रामायण पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों और एपिसोड के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा। तो 20 के दशक में महाभारत और जो रामायण थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आप कह सकते हैं शोज है भारत के। ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा देखा गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया, ये वो शोज है। तो ऐतिहासिक तथ्यों और एपिसोड के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा, लेकिन भारतीय दर्शकों ने हॉलीवुड की फिल्में, विशेष रूप से एक्शन फिल्मों का स्वागत किया। ठीक है, तो भारत में जो फिल्मों का था उस समय उन लोगों को एक्शन फिल्में ज्यादा पसंद आने लगी, तो उन्होंने एक्शन फिल्मों को ज्यादा ज्यादा बनाने के लिए कहा गया। फिर आता है टॉकीज की शुरुआत। आदेशीर ईरानी द्वारा निर्मित ध्वनि रहित पहली फिल्म, ध्वनि सहित पहली फिल्म आलम आरा थी, जो 1931 में बॉम्बे में प्रदर्शित हुई। ठीक है, तो आलम आरा जो पहली मूवी है जिसमें साउंड थी। राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी है जो सबसे लंबी थी, और सबसे पहली शॉर्ट मूवी थी द रेसलर। ठीक है, तो इस प्रकार की आप जो डिटेल है इनको याद रखिए। यह भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी। आलम आरा
के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया युग की शुरुआत की। फिरोज शाह आलम आरा के पहले संगीत निर्देशक थे। 1931 में आलम आरा के लिए रिकॉर्ड किया गया पहला गीत दे दे खुदा के नाम पर था। वह वजीर मोहम्मद खान द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जो पहली फिल्म थी आलम आरा, उसके अंदर साउंड तो थी, साथ में गाने भी थे। ठीक है, तो उसमें जो पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर, ये गाना मोहम्मद खान द्वारा दिया गया था। इसके बाद कई निर्माण कंपनियों ने फिल्म को रिलीज किया, जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा में काफी वृद्धि हुई। इसके बाद क्या हुआ, कई और भी फिल्में जो प्रस्तुत की गई थी। 1927 में 108 फिल्मों का निर्माण किया गया था, जबकि 1931 में 328 फिल्मों का निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही साल में इतने बड़े स्तर पर फिल्में बनाई जा रही थी। मतलब बहुत सारी कंपनियां आ गई थी प्रोडक्शन करने वाली। ठीक है, हर कोई अपनी एक फिल्म बना रहा था, अपनी एक स्टोरी पे फिल्म बना रहा था। तो 1927 में 108 फिल्मों का निर्माण हुआ, वहीं 31 में 328 फिल्मों का निर्माण हो गया। इसी समय एक बड़ा फिल्म हॉल भी निर्मित किया गया। निर्देशकों की संख्या एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ठीक है, अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आ रहे थे हॉल में। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर हॉलों का निर्माण किया जाने लगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर क्या देख सके, फिल्म देख सके। 30 से 40 के दौरान कई प्रख्यात फिल्म हस्तियां जैसे कि देवकी बोस, चेतन आनंद, एस बासन, नितिन बोस और कई अन्य प्रसिद्ध लोग फिल्मी पर्दे पर उतारे गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय कई बड़े बड़े फिल्म स्टार भी बन के तैयार हुए, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे उस समय। क्षेत्रीय फिल्मों का विकास, फिर क्षेत्रीय फिल्मों का विकास क्या हुआ, इतना ही नहीं, केवल हिंदी सिनेमा का विकास ही नहीं हुआ, बल्कि देश के क्षेत्रीय फिल्मों उद्योग ने भी अपनी छाप छोड़ी। 1917 में पहली बंगाली फीचर फिल्म नल दल नल दमयंती प्रमुख भूमिका में इतावली अभिनेत्री के साथ जे.एफ. मदन द्वारा बनाई गई थी। इस फिल्म में फोटोग्राफर ज्योतिषी सरकार थे। ठीक है, तो अब क्या 1917 में पहली बंगाली फिल्म नल दमयंती जो थी वो आई। उसमें जो आप कह सकते हैं एक्टर थे, वो भी काफी ज्यादा फेमस हुए इसके बाद से। 1999 में पहली दक्षिण भारतीय फीचर फिल्म कीचक वधम नाम मूक फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से दिखाई गई। ठीक है, तो कीचक वधम एक मूक फिल्म थी। ठीक है, जिसको दिखाया गया लोगों के सामने स्क्रीनिंग करके। यह फिल्म मद्रास चेन्नई के आर नटराज मुदलियार द्वारा बनाई गई थी। तो ये फिल्म किनके द्वारा बनाई गई थी, मद्रास में रहने वाले आर नटराज मुदलियार द्वारा बनाई गई थी। दादा साहेब फाल्के की बेटी मदानकिनी पहली बाल कलाकार थी, जिन्होंने 1999 में फाल्के की कालिया मर्दान कालिया मर्दान फिल्म में बालकृष्ण का भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के की जो बेटी थी, ठीक है, क्या हुआ, दादा साहेब फाल्के की जो बेटी थी मंदाकिनी, उनकी पहली का वो आप कह सकते हैं कि बच्चों बाल कलाकार थे, एक छोटी कलाकार थे, जिन्होंने कृष्ण का रोल प्ले किया था कालिया मर्दन में। जमाई पाशी बंगाली की पहली ध्वनि फिल्म थी, जिसे 1931 में प्रदर्शित किया गया और मदन थिएटर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। कालिदास तालिम की पहली फिल्म तमिल की पहली फिल्म थी। जो कालिदास थी वो तमिल की पहली फिल्म थी, बोल थी। ठीक है, पहली ध्वनि फिल्म थी जिसमें साउंड था। एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित 1931 अक्टूबर 1931 में इस फिल्म को मद्रास में प्रदर्शित किया गया। बंगाल और दक्षिण भारतीय भाषाओं के अलावा आसामी, उड़िया, पंजाबी, मराठी के कई अन्य भाषाओं में भी क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो क्षेत्रीय फिल्मों का मतलब आप यहाँ सिंपली समझ सकते हैं कि हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा में अपनी एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर क्षेत्रीय फिल्में भी बनाई गई, बंगाली भाषा में, तमिल भाषा में, उड़ी भाषा में, आसामी, पंजाबी, मराठी, इन सभी भाषा में बहुत ज्यादा बनाई गई। अयोध्यच राजा पहली मराठी फिल्म थी, जिसे 1932 में वी शांताराम द्वारा निर्देशित किया गया। यह फिल्म दो भाषाओं में बनाई गई थी। 1932 में अयोध्या का राजा हिंदी में और अयोध्यच राजा मराठी में। प्रभात अपनी कंपनी द्वारा निर्मित पहली भारतीय ध्वनि फिल्म थी। ठीक है, तो यही पहली फिल्म थी जिसको दो भाषा में, हिंदी सहित मराठी में बनाया गया था, ताकि हिंदी लोग भी इस फिल्म को देख सके और मराठी में भी देख सके। आगे बढ़े, एक नए युग का जन्म हुआ। उसके बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई जाने वाली फिल्मों की संख्या में एक संक्षिप्त गिरावट देखी गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरा का पूरा देश ही युद्ध में लगा हुआ था, तो फिल्मों का निर्माण काफी ज्यादा कम हो गया। मूल रूप से आधुनिक भारतीय फिल्म उद्योगों का जन्म 1947 के आसपास हुआ। ठीक है, तो आधुनिक जो भारतीय फिल्म थी, उनका आप कह सकते हैं उनका जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो ज्यादा ज्यादा विकास हुआ, उद्योग हुआ, वो 1947 के आसपास हुआ। इस अवधि में फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट परिवर्तन हुए। ये जो 1947 का टाइम था, इस समय काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि चेंजेस देखे गए फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत। श्रेष्ठ फिल्म निर्माता जैसे सत्यजीत रे और बिमल राय ने फिल्म बनाई। फिल्म निचले वर्ग के अस्तित्व और दैनिक दुख पर केंद्रित थी। ठीक है, तो क्या हुआ, उससे पहले जो फिल्में बनाई जाती थी वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड हो गई या कोई और कोई भी टॉपिक उठा लिया गया, परंतु उसके बाद 1947 के बाद कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई जो कि भारत के जो सबसे निचले तबके हैं, निचला वर्ग है, उसके ऊपर भी ये फिल्म बनाई गई थी। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं या कहानियों ने फिर से अपनी जगह बना ली और सामाजिक संदेश के साथ बनाने वाली फिल्म श्रेष्ठ मानी जाती थी। ठीक है, तो अगर कोई फिल्म समाज में संदेश दे रही है तो उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया उस समय। ये फिल्में वैश्यवृत्ति, दहेज, बहुविवाह और अन्य भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर आधारित थी जो हमारे समाज में प्रचलित थे। ठीक है, तो कई ऐसी फिल्में बनाई गई जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड थी, घरेलू हिंसा हो गई, या फिर और भी कोई ऐसी चीज हो गई जो कि समाज का एक मुद्दा है, उसके ऊपर बनाई गई। 1960 के दशक में नए निर्देशक जैसे ऋत्विक घटक, मृणाल सेन और अन्य लोगों ने आम आदमी की वास्तविक समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों के निर्देशन किया जिसने भारतीय फिल्म उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परिषद में जगह बनाने में मदद की। ठीक है, तो भारतीय फिल्म का जो उद्योग था ना, मतलब इंडस्ट्री थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस करने के लिए कई फिल्मकारों ने बहुत मेहनत करी है। 1950 से 60 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग माना गया क्योंकि गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, सॉरी, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, नूतन, देव आनंद और वाहिद रहमान जैसे कुछ यादगार कलाकारों का जब उदय हुआ। तो जो मैंने आपको नाम बताया, इतनी बड़ी लिस्ट, ये लोग आप कह सकते हैं भारतीय सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोगों में से एक है। ठीक है, कई कलाकार वर्तमान में जीवित हैं, कई कलाकारों की जो है वो डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि आप कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाते हैं। इन कलाकारों ने ऐसी आप कह सकते हैं एक्टिंग करी जो कि आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। यह लेख अधूरा रहेगा अगर भारतीय सिनेमा में संगीत के योगदान का उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय फिल्म का गीत एक अभिन्न अंग है। गीत की उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तुलना में भारतीय फिल्मों को एक विशिष्ट रूप दिया। नरगिस फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग ने कई प्रतिभाशाली गीतकार, संगीत निर्देशक और कलाकारों का भी निर्माण किया। तो भारतीय फिल्मों में अगर आप देखें तो गाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे उस समय, क्योंकि लोग गाने सुनने के साथ साथ फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो उस समय जो गीतकार थे, संगीतकार थे, गाना बनाने वाले थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, अब बात करें, सॉरी, महिलाओं महिलाएं और प्रारंभिक भारतीय सिनेमा की बात करें तो इसको देखें। सिनेमा में आने वाली सबसे शुरुआती महिला एंग्लो इंडियन, यहूदी और यूरेशियन समुदाय से आई थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा में अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय औरतें ही या महिलाएं ही सीधे फिल्मों में आई नहीं। सबसे पहले आप अगर फिल्में देखेंगे तो एंग्लो इंडियन या फिर यहूदी और यूरेशियन महिलाएं थी। ऐसी महिलाएं जो कि यहूदी थी या फिर यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों के मिक्सअप से बनी थी और वो आई थी। साथ ही प्रदर्शन करने वाले समुदाय की महिलाओं को तवायफ के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जो कि प्रदर्शन करा करती थी जगह जगह, उनको भी इस फिल्मों में लिया गया, खासकर टॉकीज के आगमन के साथ, जिन्होंने अभिनेत्री के साथ साथ संगीतकारों के रूप में खुद के लिए नाम बनाया और उन सुसंस्कृत महिलाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शित किया जिन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सिनेमा में आकर्षक बनाया। ठीक है, तो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन जो लोग महिलाएं थी उनको फिल्मों में लिया गया, उनको रोल प्ले करने की थी। साथ में जो महिलाएं प्रदर्शन का काम करती थी उन महिलाओं को भी एज ए तवायफ के रोल में लिया गया था। प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में नस्लीय और अन्य महिलाओं की बात करें, अभिनय से जुड़े कलाकार, अभिनय से जुड़ा कलंक ऐसा था
कि जब फाल्के ने अपनी राजा हरिश्चंद्र के अभिनय करने के लिए महिला की तलाश की तो उन्हें रानी तारमती की भूमिका निभाने के लिए चरित्रवान महिला नहीं मिली, जिसे अत्यंत अंत है एक युवा आदमी अन्ना सालुके द्वारा निभाया गया। ठीक है, तो इसको समझिए कि उस समय फिल्म बनाने का एक, आप कह सकते हैं कि जो भी औरत फिल्म बनाती थी वो एक कलंक के रूप में देखी जाती थी। ठीक है, क्योंकि लोगों को फिल्म देखना भले ही पसंद था, परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनके घर की कोई भी महिला फिल्म इंडस्ट्री में जाए या फिर फिल्म में काम करे। ठीक है, तो इसको इसीलिए देखा जा सकता है कि राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए जब दादा साहेब फाल्के ने एक महिला को ढूंढा जो कि चरित्रवान हो, तो ऐसी इनको एक भी महिला नहीं मिली। अंत में एक पुरुष ने ही जो महिला का रोल है, ठीक है, रानी तारामती का जो रोल है वो एक आदमी अन्ना सालू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय फिल्मों में अभिनय करने वाली पहली महिला माँ बेटी की जोड़ी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले थी। ठीक है, तो भारतीय फिल्मों में जो सबसे पहली माँ बेटी की जोड़ी थी वो दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले की थी। कमलाबाई ने अपनी मां का अनुसरण किया। उन्होंने घरेलू हिंसा करने वाले अपने पति को एक खानाबदोश थिएटर समूह में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो कमलाबाई ने क्या करा, जो अपनी मां का अनुसरण किया, क्योंकि उनकी मदर भी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुकी थी। तो जब उनका पति उनके साथ घरेलू हिंसा करता था कमलाबाई का, तो इसीलिए उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि वो थिएटर के समूह में शामिल होना चाहती थी। इससे पहले कि वह खुद एक प्रशिक्षित मराठी थिएटर कलाकार बन जाती, पुरुष भूमिका इतनी दृढ़ता से निभाती कि वह विवाहित महिलाओं ने उसके लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना हुआ कि वो एक अच्छी खासी मराठी फिल्म बन थिएटर कलाकार बन पाती, इससे पहले उसने अपना फैमिली छोड़ दिया था। उसे 14 साल की उम्र में फाल्के के अगले प्रोडक्शन मोहिनी भास्मुसर के मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिसके लिए उन्हें पोशाक से पुरस्कारित किया गया, जो कि उस समय 100 रुपए की थी। ठीक है, तो 14 वर्ष की उम्र में ही उनको दादा साहेब फाल्के की एक फिल्म जिसका नाम था मोहिनी भस्मासुर, उसमें प्रमुख रोल, अब जो कहते हैं मेन रोल को निभाने के लिए उनको चुन लिया गया। साथ के साथ जब वो मूवी फेमस हुई तो उसके बाद उन्हें 100 रुपए की जो पोशाक थी उससे पुरस्कारित किया गया। तो उस समय 100 रुपए की कीमत लाखों करोड़ों में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये उस समय की बात है। स्क्रीनिंग पर प्रदर्शन करने वाली पहली महिला यूरेशियन और एग्लो इंडियन समुदाय की महिला थी, जो मिश्रित विवाह की जातिविहीन संतान थी, जिन्हें कभी भी भारतीय या ब्रिटिश हल्कों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। तो समझिए कि कुछ ऐसा होता है ना कि दो अलग अलग जातियों में जब शादी हो जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है उसको अलग अलग जातियों के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहता है ये उस जाति का, कोई व्यक्ति कहता है उस जाति का, कुछ लोग उसको अपनी जाति में नहीं लेते। तो इस प्रकार की चीज हुई थी एंग्लो इंडियन महिलाओं के साथ। वो एक ऐसी जन्म, आप कह सकते हैं कि उनका जन्म ऐसे हुआ कि दो अलग अलग जातियों ने बच्चा पैदा करा मिलकर। तो ना ही उन्हें ब्रिटिशर्स के रूप में देखा जाता था और ना ही उन्हें भारतीय के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें एंग्लो इंडियन माना जाता था। एक संगीत मंडली के लिए पूर्व नर्तक पेंशन कपूर, ये एक महिला है पेंशन कपूर, ठीक है, जो कि उस समय क्या करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में थी। तो पेंशन कपूर ने मदन थिएटर्स के नल दमयंती 1921 के माध्यम से फिल्म में अपनी शुरुआत की और उन्हें भारतीय सिनेमा की शुरुआत में सितारे के रूप में देखा गया। ठीक है, तो पेंशन कपूर जो थी वो पहली, आप कह सकते हैं कि मदन थिएटर्स में उनको क्या कहते हैं रोल प्ले करने को मिला। फिल्म की शुरुआत की थी उन्होंने कहां से, नल दंपत्ति फिल्म से, और भारतीय सिनेमा में भी एक सितारे के रूप में फेमस। 1920 और 30 के दशक की शुरुआत में फिल्म को परिभाषित करने वाला नाम सुलोचना का था। सुलोचना नी रूबी मायर्स ने फिल्म में अपना करियर शुरू किया और टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी छोड़ दी। तो जो सुलोचना या रूबी मायर्स जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस उस समय एक हीरोइन थी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह सकते हैं, क्योंकि सुलोचना उनका हिंदी नाम था और अगर हम अंग्रेजी नाम बात करें तो रूबी मायर्स उन्हें कहा जाता था। उन्होंने अपना करियर शुरू करने के लिए टेलीफोन जो ऑपरेटर का काम था उन्होंने छोड़ दिया और फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। उनकी पहली फिल्म वीरबाला के बाद सिनेमा की रानी थी, जिसमें उन्हें एक फिल्म स्टार की भूमिका
निभाने पर, वेश्या की बेटी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, एक फिल्म स्टार की भूमिका भी वहां निभाई। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उस समय की फिल्म पत्रकारों ने उनके वेतन को बॉम्बे के गवर्नर से भी अधिक होने की अफवाह उड़ा दी। तीन रोमांटिक सुपरहिट, माधुरी, अनारकली और इंदिरा बी ए, ने उन्हें मूक फिल्म युग के प्रसिद्ध चरम पर लाके खड़ा कर दिया। तो जो सुलोचना थी, तो उस समय सुलोचना इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, उन्होंने तीन सुपरहिट मूवीज बनाई जो कि रोमांटिक थी, जिनका जॉनरा रोमांटिक था, ठीक है। और इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उनके बारे में एक अफवाह फैला दी गई कि सुलोचना की जो आय या फिर जो अर्निंग्स है वो किससे, गवर्नर से भी ज्यादा है, गवर्नर से भी ज्यादा उनकी सैलरी है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो बंबई में उड़ा दी गई थी अफवाह के तौर पर। उनकी तीन सुपरहिट फिल्म माधुरी, अनारकली, इंदिरा बी ए, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म थी। अप्रत्यक्ष अप्रत्याशित रूप से वह रोमांस की ओरिएंटलाइज्ड क्वीन के रूप में उभरी, जिनकी लोकप्रियता ने सुनिश्चित किया कि टॉकीज के आगमन के साथ सुलोचना ने 1930 के दशक में फिल्मों के अच्छी तरह से अभिनय करना जारी रखा। तो आप कह सकते हैं कि रोमांस का जो चेहरा था उस समय 1930 के दशक में, वो सुलोचना का चेहरा था। और ज्यादा से ज्यादा लोग सुलोचना को देखने के लिए हॉल पे आया करते थे, टॉकीज में आया करते थे। ध्वनि के आने का मतलब था कि एंग्लो इंडियन अभिनेत्रियों ने अंग्रेजी उच्चारण के साथ भारतीय हिंदू के रूप में भी आगे नहीं बढ़ सकती, और साथ ही गायकों, संगीतकारों और नृत्यकों की भी मांग बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, जब कैमरे में साउंड आने लगी, ठीक है, साउंड रिकॉर्ड होने लगी, तो क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियंस थी, अब उन महिलाओं को इंग्लिश के बजाय कौन सी भाषा, हिंदी भाषा को भी सीखना था, क्योंकि अब फिल्म बनेगी हिंदी में, उन्हें रोल प्ले करना है, तो हिंदी में ही उन्हें बोलना पड़ेगा। जब भारत में महिला निर्देशक की बात आती है तो फातिमा बेगम पहली वैश्य निर्देशक के रूप में उभरी और उनकी बेटी जुबेदा ने आला मारा के अभिनय करने के लिए आगे बढ़ी। तो अगर हम भारत की पहली महिला निर्देशक की बात करें तो उनका नाम था फातिमा बेगम, जो कि एक वैश्या निर्देशक के रूप में आई, मतलब वो वैश्या थी और वो निर्देशक बन गई, ठीक है। उनकी बेटी जुबेदा को आला मारा मूवी में क्या रोल प्ले करने का मौका भी मिला। इलाहाबाद की एक प्रसिद्ध तवायफ जदनबाई का है, जिन्होंने अपने 30वें दशक के मध्य में मुंबई फिल्म की शुरुआत की और 1936 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस संगीत मूवीटोन स्थापित किया, भले ही उन्हें में ही सीमित समय में ही काम किया, ठीक है। तो अब क्या, वो 1936 में पहला जो प्रोडक्शन हाउस जो कि महिला के द्वारा स्थापित किया गया था वो था संगीत मूवीटोन, ठीक है। और कुछ समय के लिए उन्होंने, भले ही कुछ समय के लिए काम किया, परंतु महिलाओं के क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए। फिर आगे बढ़े, फिल्म में एक संगीतकार, पटकथा, लेखक और निर्माता के रूप में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि लिखने योगदान है। प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में सुसंस्कृत महिलाएं, सिनेमा के साथ इतना कम सम्मान जुड़ा था कि जब सिनेमा में शामिल खुशर और मानके, होमेज और पारसी जैसी प्रगतिशील समुदाय की महिलाओं को जवानी की हवा के लिए अभिनेत्री गायक के रूप में साइन किया गया, तब उन्हें उनके समुदाय के सदस्यों के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए, तो सिंपली समझिए कि उस समय जो फिल्म लोगों को देखना पसंद था, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लोगों को फिल्म देखना पसंद है, परंतु वो नहीं चाहते कि उनके समुदाय या फिर उनके घर की कोई महिला जाके फिल्म के तौर पर काम करे, फिल्म में कलाकार के तौर पर काम करे। वो इस चीज से बिल्कुल ही नाखुश थे। तो जब पारसी, होमसी और मानके के जैसे प्रगतिशील समुदाय में जो महिलाएं थी, उनको एक जवानी की हवा 1936 के लिए अभिनेत्री के गायक, मतलब फीमेल गायक के रूप में जब चुना गया, ठीक है, तो उनका जो समुदाय था, उस समुदाय ने उनका पूरा का पूरा विरोध किया। समुदाय चाहता ही नहीं था कि ये जो महिलाएं हैं ये जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, ठीक है। सामना करना पड़ा, तब उन्हें अपने समुदाय का मुखर सामना करना पड़ा। यह केवल तभी हुआ जब उन्हें क्रमांश हिंदू नाम सरस्वती देवी चंद्रप्रभा दिए और सेंसर ने उन्हें हानि रहित माना और आखिरकार इसे प्रकाशित करने की अनुमति भी दी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उस समय परेशानी हुआ करती थी, अगर कोई महिला है फिल्म में तो उनका समुदाय का वो जो उस समुदाय के जो लोग हैं वो फिल्म को मुश्किल ही देखा करते थे, ठीक है, महिलाओं के तौर पर। आगे बढ़े, देवी की रानी, दुर्गा खोटे, लीला चिटनीस,
शता आप्टे, साधना बोस, नीलनी तुखर्द, नकाशी एनाकासी, राम रावल जैसी महिलाओं का पता लगाया जा सकता है जिन्होंने शिक्षित सुसंस्कृत अभिनेत्रियों की पहली फसल के रूप में काम किया। तो जो मैंने आपको नाम बताया ये पहली महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षित सुसंस्कृत अभिनेत्री मतलब ऐसा रोल प्ले जिसमें जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसकी जो महिलाएं हैं उनका कंप्लीट दिखाया जा रहा है। ठीक है, उनका कोई भी ओछा या फिर अवहेलना वाला जो रूप है वो नहीं दिखाया जा रहा। दो बच्चों की 26 वर्षीय माँ दुर्गा खोटे ने न केवल अपनी सुंदरता और आकर्षण बल्कि पवित्रता संवेदनशीलता को भी सिनेमा में लाना था और राष्ट्र की आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतीक है जो जो बदले में फिल्म में काम करने का वैध बनाना था। ठीक है, तो अब देखिए दो दो बच्चों की माँ थी 26 वर्षीय दुर्गा खुंटे। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में केवल इसलिए आई या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि वो सुंदर थी, वो आकर्षण का एक प्रतीक थी, साथ के साथ वो क्या थी, पवित्र थी, पवित्र संवेदनशील थी। तो वो चाहती थी कि जो लोग फिल्म नहीं देखते महिलाओं के, क्योंकि उन्हें महिलाओं को नहीं देखना, इस आधार पर वो भी फिल्म देखने आए। ठीक है, क्योंकि फिल्म को वैध बनाने का उनका काम था, ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने आए। वास्तव में भले ही उनकी पहली फिल्म फरीबी जलाल 1931 में उनकी भूमिका मुश्किल से 10 मिनट लंबी थी, फिल्म को सक्रिय रूप से प्रसिद्ध वकील मिस्टर लॉर्ड की बेटी और प्रसिद्ध खोटे परिवार की बहू का परिचय के रूप में विज्ञापित किया गया था। ठीक है, तो फिल्म को किस प्रकार से बताया गया, या फिर प्रसिद्ध वकील मिस्टर लॉर्ड की बेटी या फिर प्रसिद्ध खोटे परिवार की बहू के रूप में ये फिल्म को परिचय दिया गया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। खोटे को जल्द ही 1932 में वी शांताराम की अयोध्या राजा के मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया। वह शीर्ष सितारों में से एक बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, पहली जो फिल्म थी उनकी वो फ्लॉप हो गई थी, परंतु बाद में ही 1932 में ही वी शांताराम के द्वारा उन्हें अयोध्या राजा के जो मूवी थी उस मूवी में उनको मेन रोल में लिया गया और उसके बाद उनको एक स्टार बना दिया गया। पूरे करियर के दौरान उन्होंने एक समर्पित मां होने के बारे में उठाए जाने वाले संदेह का सामना किया, क्योंकि उनके बेटे द्वारा कोई भी गलती तुरंत उनके परवरिश पर उंगली उठाती, क्योंकि इसे हर महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। तो सीधे समझिए कि उस समय महिलाओं का मेनली लोग मानते थे कि महिलाओं का काम क्या है उस समय, कि घर को चलाना, बच्चों को संभालना है। उस समय लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि महिलाएं केवल बच्चों को पाल सकती हैं और घर चला सकती हैं। ठीक है, मेनली। परंतु जब कोई महिला उठकर फिल्म इंडस्ट्री में जाती है, कोई काम करती है, ठीक है, तो लोग उसकी परवरिश पर, बच्चों की परवरिश पर, उसके घर की जो स्थिति है उसको लेकर क्या सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं। ठीक है, लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनके बच्चों के द्वारा कोई भी गलती की जाती तो डायरेक्टली वो जो गलती है वो किस पर, वो जो दुर्गा खोटे है उनके डायरेक्टली उनके करियर पर ये छाप छोड़ जाती है। ठीक है, तो मेनली इसीलिए ये क्वेश्चन उठाए जाते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी गलती उनकी परवरिश पर उंगली उठाती, क्योंकि सब जो बच्चे पालना है वो माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये माना जाता था। ठीक है, तो ये था आपका पहला पार्ट जिसमें हमने महिलाओं के बारे में भी बात करी और सिनेमा के बारे में भी। तो मेनली ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। सॉरी, बीच बीच में कहीं थोड़ी बहुत पढ़ने में गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, और तो और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।